ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग। होप आई एम ऑडिबल, विजिबल, लाइव। चलिए, तो बहुत छोटा सा वीडियो है। ईबीसीएल में जो एक चैप्टर है एनबीएफसी से रिलेटेड, उसमें मैंने आपके लिए कुछ चीज़ बनाई है। तो कोशिश करूंगा बिल्कुल कम समय में इसको खत्म कर दूं, ठीक है। तो कल ही आपका एग्जाम है और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर ये चैप्टर में क्या करना है, क्योंकि 5 नंबर का वेटेज है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। तो एनबीएफसी में और बैंक में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बैंक जो है उसमें हम लोग चेक और क्लियरिंग का सिस्टम जानते हैं, मतलब बैंक में, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम लोग चेक के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंक जो है वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा होती है, हालांकि एनबीएफसी एनबीएफसी जो होती है वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। थर्ड बात यह है कि अगर मैं बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करूं, तो मुझे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने का 5 लाख रुपए तक का मेरा डिपॉजिट इंश्योरेंस भी किया हुआ रहता है। मतलब अगर कोई बैंक डूब जाती है तो मेरे 5 लाख रुपए जो डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस क्या होता है। हालांकि एनबीएफसी में अगर डिपॉजिट किया गया तो वो कभी भी इंश्योर्ड नहीं रहता है। होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। मैं एनबीएफसी की रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में सिर्फ दो बातें बताता हूं। आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, और जो नेट ओन फंड है वो 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के रेंज करते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ एनबीएफसी में नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आरबीआई सबके लिए अलग से प्रिस्क्राइब करता है। अब मैं वो क्वेश्चंस के ऊपर, वो पोर्शन के ऊपर फोकस करूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी एनबीएफसी जो है उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उसे रिमूव करने का पावर आरबीआई के पास है। हिंदुस्तान की कोई भी एनबीएफसी के डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है आरबीआई, लेकिन ऐसी एनबीएफसी को आरबीआई रिमूव नहीं कर सकती जो एनबीएफसी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी को छोड़कर बाकी जितनी भी एनबीएफसी हैं उनमें से हम लोग डायरेक्टर्स, आरबीआई डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है। उसमें भी खास बात याद रखना कि व्हाट आर द ग्राउंड्स क्या होंगे। अगर कंपनी के अफेयर्स, एनबीएफसी के अफेयर इस तरह से चलाए जा रहे हैं कि वो क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो ही आरबीआई डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है। और डायरेक्टर जो है, रिमूव्ड डायरेक्टर के बदले किसी दूसरे डायरेक्टर को, अपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। और जो भी अपने डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी वो 3 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंटेड नहीं रह सकता। फिर से रिपीट कर दो, हिंदुस्तान में जितनी एनबीएफसी है उनमें से डायरेक्टर को आरबीआई रिमूव कर सकती है अगर एनबीएफसी के अफेयर्स इस तरह चलाए जा रहे हैं, इस तरह रन किए जा रहे हैं जो कि डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स के हित में नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी से डायरेक्टर्स रिमूव नहीं किए जा सकते आरबीआई द्वारा। आरबीआई अगर डायरेक्टर्स को रिमूव करेगी तो उनके बदले दूसरे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, लेकिन डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होंगे वो मैक्सिमम 3 साल के लिए होंगे। साथ ही साथ एनबीएफसी जो है वो पूरे के पूरे एनबीएफसी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आरबीआई के पास पावर है कि वो सभी के पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनबीएफसी को सुपरसीड कर दे। तो किसी भी एनबीएफसी के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकती है आरबीआई, मतलब उनके ऊपर आरबीआई का पावर रहेगा। आरबीआई चाहे तो पूरे के पूरे एनबीएफसी के डायरेक्टर्स के ऊपर अपना कंट्रोल जता सकती है, पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाकर अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है जो एनबीएफसी को रन करेगा। लेकिन आरबीआई ऐसे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को मैक्सिमम 5 ही साल के लिए अपॉइंट कर सकती है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। अगेन, कौन से ग्राउंड्स पे सुपरसीड किया जा सकता है? अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो चल सकता है। अगर एनबीएफसी को इस तरह चलाया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी निवेशकों के, डिपॉजिटर्स के, क्रेडिटर्स में हित में नहीं है, तो आरबीआई के एनबीएफसी के पूरे डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर, कोई भी एनबीएफसी के लिए अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन या एनबीएफसी को स्प्लिट करने का भी ऑर्डर आरबीआई पास कर सकती है। एनबीएफसी के 2-3 टुकड़े करने का भी पावर आरबीआई के पास है। पब्लिक इंटरेस्ट में अगेन सेम बात, डिपॉजिटर्स या क्रेडिटर्स के अगर अगेंस्ट में एनबीएफसी चलाई जा रही है तो आरबीआई किसी एक एनबीएफसी का दूसरी के साथ अमलगमेशन, दूसरी के साथ मर्जर करवा सकती है, या एनबीएफसी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल सकती है, या एनबीएफसी के अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग स्प्लिटिंग कर सकती है। फर्दर, आरबीआई चाहे तो एनबीएफसी को वाइंड अप भी कर सकती है अगर एनबीएफसी अपने ड्यूज पे नहीं कर पा रही, या आरबीआई ने एनबीएफसी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है। तीसरी बात, अगर एनबीएफसी जिस तरह से चलाई जा रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है, इन रीजंस की वजह से हम लोग एनबीएफसी को वाइंड अप करने का भी, आरबीआई एनबीएफसी को वाइंड अप करने का भी निर्देश पावर एक्सरसाइज कर सकती है। अच्छा, अगर एनबीएफसी 5 दिन या 5 दिन से ज्यादा के लिए अगर अपने ब्रांच में, ऑफिस में कोई लॉफुल डिमांड अगर अपनी मांगने आए तो अगर मना कर देती है एनबीएफसी, तो ऐसे केस में हम लोग मान लेंगे कि
एनबीएफसी इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स। 5 दिन का मैंने मेंशन किया नहीं है, 5 डेज का मेंशन कर लेना, ठीक है। तो 5 दिनों तक अगर एनबीएफसी पेमेंट नहीं कर पा रही है किसी को, तो हम मान लेंगे कि इट इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स। अच्छा, अब हम लोग कुछ एनबीएफसी के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो एनबीएफसी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने ही फंडामेंटली इसका धंधा होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये हमने ग्रुप 1 में मॉड्यूल 1 में पढ़ा हुआ है, याद रखना। एनबीएफसी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो मिनिमम 90% पैसा जो है वो अपनी ग्रुप कंपनी के ही सिक्योरिटीज में लगाती है। टोटल 90% अपनी ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटीज में निवेश करती है। उस टोटल जो असेट्स होते हैं 90% तो अपने पूरे ओवरऑल ग्रुप की कंपनी से सिक्योरिटीज होल्ड करेंगे, लेकिन कम से कम 60% ग्रुप कंपनी के शेयर्स होल्ड करेंगे, ग्रुप कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड करेंगे, ठीक है। क्या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को अपने कंपनीज के ग्रुप कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग वगैरह अलाउड है क्या? नहीं, ट्रेडिंग वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन लंबे अवधि में होल्ड करने के बाद कभी स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल वगैरह करना रहा, दैट इज परमिसेबल, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ। और ये कंपनियों का मिनिमम असेट होता है 100 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा इन्हों को दूसरे धंधे में निवेश करना अलाउड नहीं होता। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या होती है? सेकंड मॉड्यूल के लिहाज से बहुत कम चीजें इसमें देखनी है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां वो होती है जो छोटे मंजिले लोन बांटती है। कम से कम टोटल में से 85% लोन जो है वो 85% लोन जो है वो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए बांटना पड़ता है इनको। और नेट ओन फंड जो होते हैं इनके मिनिमम 5 करोड़ के होते हैं। फैक्टरिंग कंपनी क्या होती है? फैक्टरिंग कंपनी का मतलब एक ऐसी एनबीएफसी जो कम से कम टोटल लोन का 50% फैक्टरिंग एक्टिविटी के लिए करती है, या टोटल और साथ ही साथ एंड इनका टोटल रेवेन्यू भी 50% फैक्टरिंग के बिजनेस से आता है, ठीक है। तो फैक्टरिंग के बिजनेसेस में बेसिकली हम जो सेलर्स होते हैं उनको हम लोग फैसिलिटी देते हैं। तो जो भी सेलर्स इंडिया में बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह बेचते हैं, तो सेलर्स जो है वो फैक्टरिंग कंपनी के साथ टाई अप करते हैं। तो फैक्टरिंग कंपनी फाइनेंस करती है सेलर को, ठीक है। बायर साइड में नहीं होते हैं हम लोग। तो जो भी सेलर होते हैं वो फैक्टरिंग कंपनी के साथ टाई अप करके बिजनेस करते हैं, बहुत ही आम बात है। लेकिन सेकंड मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रहे कि फैक्टरिंग एनबीएफसी जो फैक्टरिंग कंपनी है उसका मतलब क्या है। एनबीएफसी जो फैक्टरिंग कंपनी उसका मतलब ये है कि भैया जो कम से कम 50% जो लोन है फैक्टरिंग एक्टिविटी के लिए देती है, और जिसका 50% रेवेन्यू फैक्टरिंग एक्टिविटी से आता है। और लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी का मतलब होता है कि एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिसका नेट ओन फंड कम से कम 300 करोड़ या उसके ज्यादा होगा, और जो सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है, और वो भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है, और जिन प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होकर कम से कम 1 साल हो चुका है वहीं पर निवेश करती है, ठीक है। इसके अलावा एनबीएफसी की जो क्लासिफिकेशन है मॉड्यूल में जो दिया हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि और कुछ तो पूछने लायक ही नहीं है इस चैप्टर में। तो इसके अलावा वो लोग क्या ही पूछ लेंगे, है ना। तो एसेट फाइनेंस कंपनी का मतलब जो फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करने वाली कंपनीज होती है। लोन कंपनी मतलब जो लोन देती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब जो शेयर्स खरीदने के लिए, जो शेयर्स जिनका मेन बिजनेस होता है सिक्योरिटीज को एक्वायर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी अभी अभी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का काम करती है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मैंने आपको वही बताया कि सिर्फ अपने ग्रुप कंपनी के सिक्योरिटीज को ओन करने का काम करती है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड सेम, माइक्रो फाइनेंस छोटे लोन्स बांटना, फैक्टरिंग जो फंडामेंटली सेलर्स को फाइनेंस करती है, मॉर्गेज कंपनीज जो मॉर्गेज फाइनेंस करती है, कुछ गिरवी रखकर लोन दे देती है। गाइस आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्रेडिट जैसा प्लेटफॉर्म है। बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म बनाकर देते हैं, लेंडर्स और बोरोअर्स को एक प्लेटफॉर्म बनाकर देते हैं, जहां कुछ लोग लेंडिंग कर सकते हैं, कुछ लोग बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा मेरे साइड से मैंने नोट बनाया था, होप आपको इससे मदद होगी। टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, 5-6 पन्ने पढ़ लेना, ये चैप्टर में से 5 नंबर मिल सकते हैं अपने को, ठीक है। थैंक यू गाइस, बेस्ट लक, फोड़ देना कल के पेपर में। और अगर एसबीसी वाले लोग इसको देख रहे हैं तो एसबीसी के लिए जबरदस्त कंटेंट बन रहा है, वो भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।